हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ का 4 मंथ स्टडी प्लानर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर क्लास 12th। तो जैसे कि आपको पता है आपके कुछ महीनों में एग्ज़ाम्स है एंड अब जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है वो सोच रहे हैं कि अब बस हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन्स करने और अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से देना है। तो अब इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी लेके आ गई हूँ कि किसे आपको इन 4 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इन 4 मंथ्स के बाद किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कब सैम्पल पेपर्स करने हैं। और आज की इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी कि हर चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लानर। तो ये प्लानर आप जो है ये वीडियो 15 सितंबर को मैं डाल रही हूँ, तो उसी के बाद से ये आप शुरू कर दोगे, क्योंकि अब ये सितंबर में जितने भी दिन बचे हैं, ये जो 15 डेज बचे हैं सितंबर में, तो इन 15 डेज में आपको क्या करना है, आपको 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कौन कौन से? देखो, पहला चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये तीनों चैप्टर्स को आपको क्या करना है, फिनिश करना है। अब ये तीनों चैप्टर्स में से आपने कुछ ना कुछ तो देखो पढ़ा ही होगा, एक आधा चैप्टर, क्या पता किसी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, सेकंड पढ़ा हो, और मे बी तीनों चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक पढ़े हो, बिकॉज ये तीनों चैप्टर शुरू के चैप्टर्स है। तो जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी उन्होंने ये चैप्टर्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसलिए 15 डेज में आप आसानी से इन तीनों चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हो। तो फटाफट से इन 15 डेज में इन चैप्टर को पढ़ लेना, अच्छे से इनको खत्म कर लेना। तो अब मैं बता देती हूँ कि इन तीनों चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। देखो, जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समटाइम्स कोऑर्डिनेशन के ऊपर केस स्टडीज आ जाती हैं, जहाँ पे वो आपको कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कोई एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें आपको बोलेंगे कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा कॉन्सेप्ट है, और फिर साथ में वो बोल देंगे उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनकी इंपॉर्टेंस लिखनी होती है। तो इस वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर नंबर 1 से कोऑर्डिनेशन के ऊपर केस स्टडीज हमें बहुत मिल जाती है, कई बार मिल जाती है। तो कोऑर्डिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से कर लेना चैप्टर 1 में। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, लाइक इस पे, इन टॉपिक्स पे आपको एक एक्स्ट्रा फोकस करना है। चैप्टर 2 की बात करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स हैं और कुछ टेक्निक्स है। ये 14 प्रिंसिपल्स टेक्निक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा ही चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है। बट इसमें से अगर मैं इनके फीचर्स इंपॉर्टेंस हटा दूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो क्या बचता है, वो बचते हैं 14 प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बचती है। तो इनको तो आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स है, इसमें से समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी प्रिंसिपल या टेक्निक आपको उठा के दे देंगे और बोल देंगे उनको एक्सप्लेन कर दो। तो आपको हर प्रिंसिपल, हर टेक्निक पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास वो टेक्निक प्रिंसिपल मेरे को एग्जाम्स में आता है तो मुझे उसके अंदर क्या लिखना है, उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हर प्रिंसिपल, हर टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए, केस स्टडी भी आ सकती है और उनको एक्सप्लेन करने भी आ सकता है। तो चैप्टर 2 को अच्छे से कर लेना, हर चीज़ को चैप्टर 2 में जो हर प्रिंसिपल है, हर टेक्निक को उनको अच्छे से समझ लेना। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है उसकी डायमेंशन। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डायमेंशंस है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, तो ये तीनों, ये मतलब सारे जो डायमेंशंस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन डायमेंशंस के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू में कोई लाइन दे देंगे या कोई सिचुएशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन से डायमेंशन के अंदर आती है बिजनेस एनवायरनमेंट के, या फिर कोई केस स्टडी दे देंगे लंबी सी बना के, उसमें 2-3 आपको डायमेंशंस दे देंगे, उसकी आपको लिखा होगा कि लाइन कोट करो और बताओ कौन सा डायमेंशन है। तो इस चैप्टर में जो 5 के 5 डायमेंशंस हमें दे रखे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनको बहुत अच्छे से कर लेना, समझ लेना कि हर डायमेंशन के अंदर क्या आता है और उनको समझना है। डायमेंशन को आपको लर्न नहीं करना, आपको डायमेंशन को समझना है, क्योंकि कभी भी डायमेंशन एक्सप्लेन करने नहीं आता, उसके ऊपर या तो केस स्टडी आएगी या तो उसके ऊपर एमसीक्यू आएगा।
अब बात आती है अक्टूबर में। तो देखो अक्टूबर में भी आपका ये गोल है कि आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आपको 3 में चैप्टर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 12 चैप्टर्स है और आपके पास महीने 4 हैं, तो इन 4 महीनों में तभी ये 12 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे अगर आप 3 चैप्टर एक महीने में लेके चलोगे। तो देखो अक्टूबर में आपको चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग करना है। प्लानिंग वाला चैप्टर करोगे आप। प्लानिंग में अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ तो वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मतलब मैं आपको बता दूँ पहले कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि प्रोसेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे प्लानिंग प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोसेस तो हर चैप्टर के अच्छे से ही पढ़ने हैं और मैंने लिख भी दिए कि इम्पॉर्टेंट है ये। तो प्लानिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ये सारी जो प्लान्स है वो आप जो है बस लर्न करके समझ लो, क्योंकि उस पर भी कोई केस स्टडी आती है या कोई एमसीक्यू आता है जहाँ पे वो पूछ लेते हैं बताओ लाइन देके कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है या फिर कोई कौन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, क्या है, मतलब कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, तो वो आ सकता है प्लानिंग में। बाकी आपका प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर केस स्टडीज आती हैं, बहुत बार आती है केस स्टडीज, तो उसको अच्छे से कर लेना। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोसेस मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर केस स्टडीज आती है। और या फिर पूरा पूरा प्रोसेस तो कभी नहीं देते वो एक्सप्लेन करने के लिए, वो लिख देते हैं कि ये प्रोसेस के इसके आगे के स्टेप्स बता दो, यानी कि पूरा एक जैसा प्रोसेस है उसमें से शायद वो 3rd पॉइंट लिख दे जो 3rd स्टेप है प्रोसेस का, और बोलेंगे आगे के प्रोसेस के स्टेप एक्सप्लेन कर दो। तो इसलिए प्रोसेस अच्छे से करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग में एक टॉपिक है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में से इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों फंक्शनल और डिविजनल के बहुत अच्छे से करने हैं आपको। देखो फंक्शनल और डिविजनल में अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो आप डिफरेंस आ सकता है, लाइक फंक्शनल डिविजनल में डिफरेंस आ सकता है तो आप टेबल बना के डिफरेंस में भी लिखने आ जाए। डिसएडवांटेज एडवांटेजेस पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और केस स्टडी भी आ जाए, क्योंकि केस स्टडी भी आती है इसके ऊपर। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपको यहाँ पे करना है। बीच में चैप्टर कहाँ से आ गया, बिकॉज ये वाला चैप्टर जो है आसान चैप्टर है, छोटा इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अभी खत्म कर लेना, क्योंकि एक महीने में आपको 3 चैप्टर करने हैं बिजनेस स्टडीज के, तो आपको इस महीने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखो एक रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर करके टॉपिक है, लाइक कंज्यूमर के लिए क्या क्या रेमेडीज है वो आपको करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन प्रोडक्ट को बाय करने से पहले, वो सब आपको जो है इस वाले टॉपिक के अंदर जो सब कुछ कवर है। तो चैप्टर 12 से ये दोनों टॉपिक्स की रेमेडीज जो अवेलेबल है कंज्यूमर को, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंज्यूमर की, वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब बात आती है हमारी नवंबर में। तो सितंबर में आपने ये तीनों चैप्टर्स कर लिया, वो नवंबर की बात आती है। तो नवंबर में आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। स्टाफिंग में स्टाफिंग प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया जैसे इस प्रोसेस तो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, प्लस सिलेक्शन का प्रोसेस भी है इसके अंदर। तो प्रोसेस है तो प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी अच्छे से करना है। केस स्टडी आ सकती है आपकी इसके ऊपर, या कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो प्लीज़ अच्छे से करना। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। वो भी आपको नवंबर में करना है। और डायरेक्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैस्लोए हायरार्की ऑफ नीड्स, या इसको हम मैस्लोए थ्योरी ऑफ नीड्स भी ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है मैस्लो वाली, ये बहुत अच्छे से करनी है आपको। और ये आप अभी पढ़ रहे हो, फिर अगर आपने आगे जाके अब बीकॉम करोगे तो उसमें भी आपको यही सब मिलेगा। और मैं अभी बीकॉम पढ़ ही रही हूँ, तो बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक्स मुझे वहाँ पे भी काम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले वो पढ़ चुके हैं, तो आपको वहाँ पे भी काम आएंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ तो मैं कह रही हूँ, अगर जो भी आप बिजनेस स्टडीज़ में अब पढ़ रहे हो तो वो आपको 12th में तो बोर्ड्स में फ़ायदा देगा ही देगा, पर आगे जाके अगर आप बीकॉम भी कर रहे हो तो उसमें आपको फ़ायदा देगा। तो इनको अच्छे से कर लेना। मैस्लोए हायरार्की ऑफ नीड्स वाला जो इसके अंदर नीड्स हैं आपकी, वो अच्छे से करनी है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आपको अच्छे से करना है। उसके अंदर जो भी बैरियर्स है, सीमेंटिंग बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, जो भी बैरियर्स हैं इनको अच्छे से पढ़ने हैं आपको। केस स्टडी में बैरियर्स आ जाए मे बी,
और आपको पता होना चाहिए कि हर एक बैरियर्स के अंदर किस तरीके के चीज़ें आती हैं, मतलब हर बैरियर्स में कुछ अलग तरीके के बैरियर्स हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल जैसा बैरियर है तो उसमें हम रूल्स रेगुलेशन के जो बैरियर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो हर चीज़ के बैरियर्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उनको केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर सको ईजिली। देन नवंबर में आपको चैप्टर 8 कंट्रोलिंग भी करना है। कंट्रोलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। सो आप जो है मतलब इलिस्ट्रेट करो, कोई भी मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इनके रिलेशनशिप के ऊपर, तो वो अच्छे से पढ़ लेना कंट्रोलिंग। देन अब बात करते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर में आपको 3 ऐसे चैप्टर्स करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को मतलब थोड़े हार्ड लगते हैं कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसका बता देती हूँ जो बहुत अच्छे से करना है, वो है कि टाइप्स ऑफ जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और फाइनेंसिंग डिसीजन जो 3 टाइप के आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और इनको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना। अब ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये तीनों तो मैं बोलूँगी इनको एक बार डिटेल में ही आप देखना, लाइक इनके वन शॉट लेक्चर्स मत देखना, इससे अच्छा आप इनको ना डिटेल में ही पढ़ लेना थ्रू CS पायल पोपली मैम है ना, उनके ओल्ड लेक्चर्स आप देख सकते हो, या फिर आपको कोई और मिले जो थोड़े डिटेल में पढ़ा रहा हो इन चैप्टर को, क्योंकि आपको इन चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनमें जो है अगर आप लर्न कर जाओगे तो आप केस स्टडीज़ में जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इन चैप्टर्स को। इन चैप्टर्स में आपको समझना ज़रूरी है। तो ये वाले चैप्टर्स जो होते हैं खासकर जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, इनको डिटेल में पढ़ना। अब देखो फाइनेंशियल मार्केटिंग वाले में ये 3 डिसीजन, उनमें फैक्टर्स उनको क्या क्या इफेक्ट करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 10 आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक है और स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको अच्छे से करना है। और ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, तो पूरा जो प्रोसीजर है कि पहले हम ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं, फिर डीमेट अकाउंट खुलता है, तो पूरा प्रोसीजर अच्छे से करना है। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे से पढ़नी है। तो इनके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डिटेल लेक्चर्स देखो। चैप्टर 11 की मैं बात करती हूँ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो है इजी चैप्टर, लाइक अगर आपने एक बार पढ़ लिया, मतलब ही समझ रहे हैं आपको हर चीज़ के, फिर आप बाद में फीचर्स बहुत सारे, अगर आप देखोगे NCERT में ही बहुत बड़ा चैप्टर है मार्केटिंग, तो आप NCERT में एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना इस चैप्टर को, फिर भी बोर्ड एग्जाम से पहले। बाकी आप इस चैप्टर को पूनम गांधी से पढ़ लो, पूनम गांधी में जितना कंटेंट दे रखा है इस चैप्टर का इनफ है। बट बाकी वैसे आप जो है NCERT से इस चैप्टर को रीड करके जाना, एक बार आप रीड कर ही लेना। लाइक अगर एक दिन में भी 2-2, 3-3 पेज पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन 2-2, 3-3 पेज पढ़ोगे NCERT के, तो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को भी पढ़ लेना। इस चैप्टर में देखो अगर मैं बोलूँ तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग, ये वाले टॉपिक्स आपके मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तो इस प्लानर को फॉलो करो। और मैं आपको बता दूं तो आप जो है अभी पहले सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट करो अपना, उसके बाद जो है सैम्पल पेपर्स पे जाना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, और केस स्टडीज़ भी इसकी में देखो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केस स्टडीज़ करना। और मैं बोलूँगी केस स्टडीज़ तो आप जब भी कर सकते हो, लाइक आपने जब चैप्टर कंप्लीट करा कोई, उसके बाद उसकी जो भी आपके पास बुक है, लाइक आप पूनम गांधी यूज़ कर रहे हो तो पूनम गांधी के अंदर ही आपको केस स्टडीज़ मिल जाएगी, उनको सॉल्व कर लो। नेट के थ्रू केस स्टडी मिल जाती है, उनको सॉल्व कर लो। तो अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो मैं केस स्टडी तो मैं बोलूँगी तभी करते जाओ, उसके साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी आफ्टर कंप्लीटिंग और सिलेबस और अच्छे से केस स्टडी की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस और MCQs अटेम्प्ट करो। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो बाकी जो मैंने ली थी दैट इज ओसवाल के सैम्पल पेपर्स मैंने लिए थे, तो आप भी ले सकते हो। बट अभी मैं बोलूँगी अभी बुक्स बाय मत करना, अभी जो है एंड में थोड़ा दिसंबर में या फिर मिड ऑफ दिसंबर ही बुक्स को बाय करना। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक ट्रैक पे आ जाओ। बुक तो आप एंड में ही खरीदोगे, क्योंकि अभी आप बुक्स भी करोगे कैसे, अभी तो आपको मेनली सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी बुक्स कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप रेफरेंस बुक या कोई पेपर्स पे जाओगे। तो एंड में ही खरीदना, भी फालतू में ज़्यादा बुक मत लेके खरीद के बैठ जाओ, और उस वेस्टेज ही होगी, वो तो आपकी मनी की भी और आपकी बुक्स की भी वेस्टेज ही होगी, और लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जब आपको ऐसा लगे हाँ मुझे बुक की ज़रूरत है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो देन बुक्स खरीदना, लाइक दिसंबर में या मिड में, ठीक है।
और मैं आपको जो है बोलूँगी कि बिजनेस स्टडीज़ के में लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो CS पायल पोपली मैम के देख लो, बाकी रजत सर, सुनील पांडा सर तो वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते ही हैं, तो आप उनके देख सकते हो। बट पर्सनली CS पायल पोपली मैम मुझे लगता है बिजनेस स्टडीज़ के लिए बेस्ट है। एंड आई थिंक वो शायद अब लेक्चर्स थोड़े कम डालती है, बट उनके ओल्ड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो ओल्ड लेक्चर्स ही देख सकते हो आप उनके, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता ज़्यादा। और NCERT देखो बिजनेस स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो NCERT तो एक बार मतलब खुद चैप्टर NCERT से लाइन बाय लाइन रीड करके जाना। ये गलती मत करना कि आप NCERT नहीं पढ़ के जा रहे हो, एक बार लाइन बाय लाइन खुद आप चैप्टर रीड करके जाना NCERT से, ये मैं आपको कह रही हूँ। बाकी अगर आपने ये सब कुछ करा है, बिजनेस स्टडीज़ में NCERT पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो बहुत ईजिली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप चिल रहो, आराम से पढ़ते जाओ। तो अब ये आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।